नमस्कार साथियों आज हम चर्चा कर रहे हैं दल बदल कानून और क्योतो होलोहोल केस पर। तो साथियों इसको थोड़ा गहन रूप से देखना है और इसके सारे एस्पेक्ट को हमें समझना है। तो दल बदल जो कानून है ये वास्तव में क्यों लाया गया और क्या तो हुल के केस ये दल बदल से संबंधित आया तो क्यों आया, वो सारी परिस्थितियों पर हमें चर्चा करना है। लेकिन दल बदल कानून तभी समझ आएगा जब हमें संसदीय शासन प्रणाली समझ में आएगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में दलों का विशेष महत्व रहता है। जैसा कि होब हाउस ने कहा भी है, महामहिम सत्ता पक्ष महामहिम विपक्ष। तो ये ध्यान में रखना है। तो साथियों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब महत्वपूर्ण भूमिका क्यों होती है, आप सभी जानते हैं कि वास्तव में यहाँ पर जो कार्यपालिका रहती है वो विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहती है और सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है। तो वास्तव में जब आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव के बाद दलीय आधार पर ही सरकार का गठन होता है। जिस दल का बहुमत होता है उसी की सरकार बनती है। इसलिए आवश्यकता भी है कि वास्तव में जो राजनीतिक दल हैं वो नैतिकता का पालन करें। किसका पालन करें? नैतिकता का, दलीय आचार संहिता का पालन करें। ये आवश्यकता रहता है। इसीलिए क्या है, एक सचेतक नियुक्त किया जाता है दल का, जो व्हिप जारी करता है। यानी कि वहां पर संसदीय शासन प्रणाली में सामान्यतः जो संसद व विधानसभा के सदस्य रहते हैं उन्हें दल के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। तो इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का विशेष महत्व रहता है कि उन्हें नैतिकता का, आचार संहिता का पालन करना चाहिए। लेकिन साथियों, लेकिन जो भारत में दल बदल की घटनाएं बढ़ने लगी, हरियाणा जैसे राज्यों में आया राम गया राम, रोज रोज दल बदल, इससे स्वार्थ की भावना को बढ़ावा मिला। तो जब स्वार्थ की भावना ज्यादा बढ़ने लगी, दल बदल बढ़ने लगा, तो बेसिकली क्या है, 1985 में 52वें संशोधन नियम द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया। कब लाया गया? 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल कानून लाया गया। विरोधी कानून लाया गया। इसका उद्देश्य था दलों को मजबूत कर दलों को मजबूत कर दल बदल विरोधी गतिविधियों को रोकना। ये इसका मेन टारगेट था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन साथियों कि ये जो दल बदल है ये केवल निर्वाचित सांसद और एमएलए पर ही लागू होता है। ये सिंपल गतिविधियों पे, सामान्य दलीय कार्यकर्ताओं पर लागू नहीं होता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि ये जो वास्तव में कानून है, जो दल बदल कानून है, ये किन पर लागू होता है? निर्वाचित सांसद या विधायक पर ही लागू होता है। आप जानते हैं कि संसद में जो सांसद होते हैं या बेसिकली विधायक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो वास्तव में एक तो रहता है दल से जुड़े हुए, दल के सदस्य, एक होते हैं निर्दलीय, एक रहते हैं मनोनीत।
अब 52वें संशोधन नियम द्वारा इनके लिए क्या प्रावधान किया गया वो आपको धीरे धीरे समझना है। सिंपल सा इसमें 52वें संशोधन नियम द्वारा प्रावधान किया गया, अगर कोई सदस्य दल का है, दल से निर्वाचित हुआ है, सांसद है या विधायक है, अगर दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। सीधा सा है, इस पर कार्रवाई। निर्दलीय सदस्य भी अगर कोई दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। तीसरा, मनोनीत जो सदस्य होगा, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत रहते हैं, तो ये 6 महीने तक किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद नहीं। तो ये 3 प्रकार के सदस्य रहते हैं संसद में, जो बेसिकली आप संसद या विधानसभा में, तो आप वो देख सकते हैं कि दल के सदस्य तो क्या है, दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करते ही दल की सदस्यता रद्द। अगर निर्दलीय भी किसी दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता रद्द। मनोनीत का क्या है, उसको 6 महीने का समय दिया गया है, 6 महीने के अंदर या तो कोई दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, अन्यथा उसकी भी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द। 6 महीने के बाद अगर निर्णय लेता है। तो ये 3 प्रकार का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। लेकिन साथियों, इनको इसलिए क्या है, इनको तो व्हिप का पालन भी करना पड़ता है, इनके लिए व्हिप जरूरी नहीं है। अगर ये भी बाद में दल की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो इनको भी व्हिप का पालन करना पड़ेगा। व्हिप का मेन पालन करना किसको पड़ेगा, दल के सदस्यों। व्हिप क्या होता है, दल द्वारा जारी निर्देश, यानी कि इसमें कठोरता लाने की बात की गई कि वास्तव में कि दल से जुड़े हुए सदस्यों को बेसिकली दल के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन साथ में ही 52वें संशोधन नियम द्वारा 10वीं अनुसूची में ही कहा गया कि दल बदल निम्न को नहीं माना जाएगा। तो इसके अपवाद क्या क्या हैं वो भी हमें ध्यान में रखने हैं। दल बदल की गतिविधियां सदन से संबंधित होंगी, ना कि सदन से बाहर वाली। आंतरिक गतिविधियां मानी जाए। ना कि बाह्य गतिविधियां। पहली ये बात ध्यान रखना है कि इसका अपवाद यह है कि दल बदल कानून में केवल सदन के अंदर की गतिविधियां हैं वही सम्मिलित होंगी, बाह्य गतिविधियां नहीं। यदि कोई सांसद है सिंपल बाहर, सदन के बाहर कहीं ना कहीं ऐसी कोई गतिविधि कर देता है, अपने दल की आलोचना कर देता है, तो उस पर दल बदल के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी इस कानून के तहत। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। यदि वो सदन के बाहर बोलता है तो उसको दल बदल के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती, केवल सदन से संबंधित गतिविधियों के बारे में ही कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, दल विभाजन को दल बदल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, सदन के किसी दल के सदन के अलग दल का निर्माण कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पार्टी के 6 सांसद हैं और 6 में से 1/3 कितना, मात्र 2 होता है। 2 भी चाहें तो कोई अलग नाम से अलग दल बना सकते हैं। जैसी लोक जनशक्ति पार्टी पासवान में यही हुआ है, कुछ सांसदों ने कहा हमें अलग दल निर्माण करना है तो अलग दल निर्माण हो गया। अगर 1/3 मात्र 6 हैं, 6 में से 2 ही कर सकते हैं,
तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा, वो दल का विभाजन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? दल का विभाजन। यानी कि 6 में से 2 जा सकते हैं, तो वो भी अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, तो उसे दल बदल विरोधी गतिविधि नहीं माना जाएगा। तो ये बात स्पष्ट होगी कि यानी कि किसी भी दल के लोकसभा के या विधानसभा के 1/3 सदस्य क्या करते हैं? अलग पार्टी का निर्माण करने की घोषणा करते हैं, तो वो अलग पार्टी का निर्माण कर सकते हैं। इस जो कार्रवाई को दल विभाजन माना जाएगा। इसके तहत दल बदल विरोधी कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये दल विरोधी कानून में स्पष्ट नहीं लिखा, अगर राष्ट्रीय दल है तो वास्तव में क्या तब भी विधानसभा में भी 1/3 ही चाहिए? तो लेकिन इसमें मौन है कहीं ना कहीं दल विरोधी कानून कि भाई विधानसभा कोई राष्ट्रीय पार्टी है, क्या उसके वास्तव में विधानसभा के सदस्य भी ऐसा निर्णय ले सकते हैं? तो अभी इस एक्ट के तहत तो ले सकते हैं। इसमें क्योंकि स्पष्टता नहीं है कि वास्तव में ये नहीं कहीं कहा गया कि राष्ट्रीय पार्टी है तो उसके वास्तव में विधानसभा के सदस्य ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। तो ये बेसिकली दूसरा अपवाद हो गया। तीसरा क्या है? किसी दल के सदन के 2/3 सदस्य दूसरे दल में विलय हो सकते हैं। किसमें विलय हो सकते हैं? दूसरे दल में। इसे भी दल बदल नहीं माना जाएगा। भाई इसके तहत भी कार्रवाई नहीं होगी, इसे दल विलय माना जाएगा। ये भी एक तगड़ी समस्या कि भाई 2/3 सदस्य हैं और दूसरे दल में कहीं जाके शामिल हो जाते हैं, तो उसे दल विलय माना जाएगा, दल बदल नहीं। तो ये भी एक अपवाद हो गया। चौथा अपवाद क्या है? स्पीकर डिप्टी स्पीकर पर दल बदल के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है स्पीकर डिप्टी स्पीकर तटस्थ रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इन पर भी निर्णायक मत देने का काम करते हैं स्पीकर। तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर पर भी दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी। तो आपने देखा कि बेसिकली कि दल बदल विरोधी कानून के जो अपवाद हैं वो बहुत सारे हैं, तो वो आपको देखने भी है, तो समझ भी आना चाहिए। पहला, दल बदल की गतिविधियां किससे संबंधित हैं? केवल सदन से संबंधित है। आंतरिक गतिविधियों पर दल बदल लागू होगा, बाह्य गतिविधियों पर नहीं। दूसरा, यदि किसी दल के सदन से संबंधित 1/3 सदस्य अलग दल का निर्माण करते हैं, तो उसे भी दल बदल विरोधी नहीं माना जाएगा। तीसरा, जो स्थिति जो बन रही है वो आप देखेंगे, किसी दल के सदन के 2/3 सदस्य दूसरे दल में विलय होते हैं, तो इसे भी दल बदल नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? इसे दल विलय माना जाएगा, यानी कि इस पर भी कार्रवाई नहीं होगी। ऐसी गतिविधि के तहत दल बदल विरोधी गतिविधि नहीं हो सकती। चौथा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी पर भी दल बदल विरोधी गतिविधियां नहीं हो सकती, क्योंकि वो निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं समस्या ग्रसित रह जाती हैं। ठीक है ना? अगला भी ध्यान रखना है। अगला देखें, यदि दल किसी सांसद या विधायक को निष्कासित करता है, तो उस पर भी दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी।
सिंपल सा है कि दल किसी को वास्तव में खुद ही निष्कासित कर देता है, हम दल से बाहर करते हैं इसको, सांसद विधेयक को। जैसे अभी राजस्थान में कि बेसिकली राज्यसभा के चुनाव हुए, तो उस गतिविधि के दौरान बेसिकली क्या कहा, एक कुशवाहा थी विधायिका, उनको बाहर निकाल दिया, दल ने दल से बाहर कर दिया, तो वो अभी एमएलए बनी रहेंगी, उन पर दल बदल के तहत सदन में कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो वास्तव में उनका बस सीट अलग हो जाएगी। तो ये अगर दल खुद निकालता है तो सदस्य के रूप में उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सामान्यतः अपना वेतनमान और सदन की गतिविधियों में भाग लेता रहेगा। तो खुद निकले तो दिक्कत है, लेकिन दल निकाले तो कोई समस्या नहीं है। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है। अब छठा क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली छठी चीज में आपको ध्यान रखना है कि ये जो दल बदल कानून है, ये केवल किस में लागू होगा, आंतरिक गतिविधियों में, बाह्य गतिविधियों में लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि दल बदल विरोधी कानून जो है ये हर जगह कहीं ना कहीं मौजूद है और कहीं ना कहीं ये लागू करने की बात कही जा रही है। आगे हम देखते हैं साथियों, इस दल बदल के कारण कहीं ना कहीं विवाद भी होना शुरू हो गए। क्या क्या विवाद होना शुरू हुए वो भी मैं आपको समझाता हूं। क्या क्या विवाद हुए, दल बदल के कारण जो विवाद हुए वो भी आपको समझ आना चाहिए कि दल बदल के कारण क्या विवाद हुए। पहला विवाद तो ये हुआ कि ये लोकतंत्र के विपरीत है, क्योंकि संसद सदस्यों को कहीं ना कहीं कार्रवाई करने से रोकता है, उन्हें अपने भाषण देने से रोकता है, कहीं ना कहीं सदन के जो सदस्य हैं उनको विचार व्यक्त करने से रोकता है, क्योंकि इस पर विचारों की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरा ध्यान रखना है साथियों कि वास्तव में दल बदल विरोधी कानून किसके विरुद्ध है, कहते हैं अनुच्छेद 105 और 194 के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें संसद सदस्य विधानसभा के सदस्यों को विशेषाधिकार दिए हुए हैं और इसमें तो कहीं ना कहीं अधिकार छीने जा रहे हैं कि अधिकार मिलने चाहिए कि छीनने चाहिए, तो इसमें तो छीने जा रहे हैं। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं टकराट है। फिर स्पीकर की भूमिका पर, क्योंकि दल बदल में अंतिम निर्णय का अधिकार स्पीकर को दिया है, इसको लेकर भी बहुत विवाद हुआ। जबकि स्पीकर तो दल से जुड़ा रहता है, भाई इसके पास क्यों शक्ति है? ठीक है ना, दल तो भाई स्पीकर तो दल से जुड़ा रहता है, हमारे यहाँ निर्दलीय चरित्र का नहीं होता, दलीय चरित्र का होता है, तो स्पीकर के पास कैसे निर्णायक शक्ति होती है? तो ये भी बेसिकली क्या है, सबसे बड़ी समस्या कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो ये विवाद जो है कहीं ना कहीं घर की है कि वास्तव में कि भाई इसको कैसे हल किया जाए। चौथा विवाद ये भी हुआ था कि दल बदल करने वाले को मंत्री नहीं बनाना चाहिए, कई बार दल बदल करने वाले को मंत्री बना दिया जाता है, मंत्री नहीं। इस विवाद का हल तो 91वें संशोधन अधिनियम द्वारा कर लिया गया। 91वें संशोधन अधिनियम में कहा गया कि दल बदल वाले को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। लेकिन फिर भी इस पर फिर भी कई बार हो जाता है कि मंत्री बना दिया जाता है, तो ऐसे पर सख्त कार्रवाई। तो ये सब विवाद के बिंदु रहे दल बदल विरोधी कानून के। इसी संदर्भ में बहुत सारे केस भी न्यायालय में पहुंचे। इनमें से एक फेमस कोर्ट केस पहुंचा, क्योतो होलोहोन केस। अब क्योतो होलोहोन केस के में न्यायालय ने क्या निर्णय दिया वो आपको ध्यान में रखना है। क्योतो होलोहोन केस ये 1992 का था। क्योतो होलोहोन बेसिकली नागालैंड के एक वरिष्ठ नेता थे। तो इसमें केस में क्या क्या निर्णय दिया न्यायपालिका ने वो आपको समझने की कोशिश करनी है मेरे दोस्तों। पहला, इस क्योतो होलोहोन केस में क्या कहा कि बेसिकली स्पीकर की जो भूमिका है उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस किए और सारी भूमिका को एक नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास किया। पहला तो इसमें कहा कि वास्तव में दल बदल से संबंधित कोई प्रार्थना पत्र स्पीकर के पास है, प्रार्थना पत्र स्पीकर के पास लंबित है,
लंबित है, स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी कि इसमें स्पीकर की कहीं न कहीं जो भूमिका है, सर्वोच्चता है, उसको स्वीकार करने की कोशिश की गई कि यानी कि कोई दल-बदल से संबंधित मैटर है, स्पीकर के पास रखा है, लेकिन अभी स्पीकर ने कोई निर्णय नहीं लिया है, तो न्यायपालिका उसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी, जब तक स्पीकर निर्णय नहीं दे देता। तो कहीं न कहीं इसमें स्पीकर की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया कि भाई स्पीकर इसमें सर्वोच्च होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या कहा न्यायपालिका ने? न्यायपालिका ने कहा स्पीकर के निर्णय का, ये दल बदल संबंधी निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ये एक आधारभूत निर्णय था जो बेसिकली स्पीकर ने स्पीकर के संदर्भ में न्यायालय ने दिया। वास्तव में इसने दल बदल की एक नई व्याख्या कर दी। अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि दल बदल के बारे में स्पीकर का ही निर्णय अंतिम होगा, लेकिन इस निर्णय में क्योतो होलोल केस में कहा नहीं, स्पीकर के जो दल बदल संबंधी निर्णय होगा उसका न्यायिक पुनर्लोकन हो सकता है, यानी कि उसको न्यायपालिका बदल सकती है। तो ये एक आधार निर्णय हुआ, बेस हुआ दल बदल का, कि जो नई व्याख्या हुई दल बदल संबंधी कानून की नई व्याख्या किसने की? न्यायालय ने की। क्या कहा? दल बदल के संबंधी जो निर्णय होगा स्पीकर का, उसका न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका कर सकती है, यानी कि उसे अवैध घोषित कर सकती है। तो ये आधारभूत निर्णय किस केस में दिया? ये किहोतो होलोल केस में दिया, और दल बदल की एक नई व्याख्या कहीं ना कहीं न्यायपालिका ने कर दी। न्यायपालिका ने आगे स्पीकर के कार्यों को व्याख्या भी किया और अनुच्छेद 122 और 118 को भी स्पष्ट किया। आगे न्यायपालिका ने क्या किया वो भी आपको समझना है। इसमें न्यायपालिका ने स्पीकर के कार्यों को दो भागों में बांटा। पहला, संसदीय प्रक्रिया संबंधी कार्य। भाई शून्यकाल, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, ये वाला मतदान, ये सारी प्रक्रिया अनुच्छेद 118 वाली 122 में इसमें कहा गया है न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है ना, अनुच्छेद 118। और उन्होंने कहा इसके अंदर 122 अनुच्छेद का पूर्णतः पालन होगा। इसमें अनुच्छेद 122 का पूर्णतः पालन होगा। यानी कि न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। दूसरे कार्य जो हैं स्पीकर के, वो हैं कौन से? अर्ध न्यायिक कार्य। जो अर्ध न्यायिक कार्य हैं, तो ये न्यायिक कार्य हैं, ये तो इनकी समीक्षा हो सकती है। दल बदल भी किसी में आता है, अर्ध न्यायिक कार्य में आता है। ये स्पीकर का निर्णय जो है अर्ध न्यायिक कार्य में आता है, दल बदल संबंधी निर्णय, तो इसका न्यायिक पुनर्लोकन हो सकता है। इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, यानी कि इसको न्यायपालिका वैध घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार से
क्योतो होलोहन केस में दल बदल की नई व्याख्या करने की प्रयास किया। सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया निर्णय दिया कि बेसिकली जो संसद प्रक्रिया का मैटर है उसमें संसद सर्वोच्च है, स्पीकर सर्वोच्च है, लेकिन जो दल बदल संबंधी कानून है उसमें न्यायपालिका इंटरफेयर कर सकती है और स्पीकर के निर्णय को बदल सकती है। यानी कि दल बदल जो है कानून वो स्वार्थ पर आधारित नहीं होगा, लोभ लालच पर आधारित नहीं होगा, उसके न्यायपालिका पुनः व्याख्या कर सकती है। राजनीति में आज जो स्वार्थ की राजनीति चल रही है उसको रोकने के लिए न्यायपालिका ने एक ठोस निर्णय दिया क्योतो होलोहन केस में। अभी हाल में 2020 में एक मणिपुरी विधानसभा वाला मामला भी आया, दल बदल से संबंधित था, मणिपुर विधानसभा वाला मामला। तो इसमें न्यायपालिका ने फिर एक आधारभूत निर्णय दिया। इसमें न्यायपालिका ने क्या कहा? इसने कहा, न्यायपालिका ने दल बदल पर निर्णय के लिए एक न्यायिक न्यायाधिकरण का गठन होना चाहिए, एक ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए। ये बेसिकली न्यायपालिका ने कहा। तो इस प्रकार से अब दल बदल की जो व्याख्या है न्यायपालिका ने उसको कहीं ना कहीं नई रूप दे दिया है। अब आवश्यकता है हमारे नेताओं को कि वो दल बदल जो संबंधी गतिविधियां हैं उनको स्वार्थ के लिए ना अपनाएं, लोकतंत्र के लिए अपनाएं। जैसा कि देखते हैं कि ब्रिटेन हमारा आदर्श रहा है, कि ब्रिटेन में वास्तव में देखते हैं कि जॉनसन का त्याग पत्र ये बात स्पष्ट करता है कि वहां पर आज भी दल संबंधी जो गतिविधियां हैं वो नैतिकता का पालन करती हैं। होबॉब्स ने भी जो कहा कि वास्तव में संसदीय शासन प्रणाली में दल आधारभूत हैं, लेकिन दलों का महत्व तभी बना रहेगा जब वो संसदीय आचार संहिता का, नैतिकता का पालन करेंगे। और तभी होबॉब्स का ये परिकल्पना जो महामहिम सत्ता पक्ष, महामहिम विपक्ष तभी क्रियान्वित हो सकता है जब दल नैतिकता के आधार पर कार्य करेंगे, स्वार्थपरक राजनीति नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं सत्ता के पीछे नहीं भागेंगे, अपने विचारों के आधार पर कार्य करेंगे। तो वास्तव में सांसदों की गरिमा भी जरूरी है। देखा जाए ब्रिटेन में जॉनसन का त्याग पत्र ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है, वहां सांसद इतने प्रभावशाली हैं कि वास्तव में वो अपने जो बड़े नेता को भी कहीं ना कहीं हटाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, त्याग पत्र देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली के जो बेसिक नियम है उनको आधारभूत रूप से दलों को मानना चाहिए, नेताओं को मानना चाहिए। तभी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जो संसदीय शासन प्रणाली है वो फलीभूत हो सकती है, हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और नैतिकता न केवल नेताओं के लिए, आम जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें भी सोच समझकर विकास के नाम पर वोट देना चाहिए, ना कि दल और जाति और धर्म के आधार पर बंटना चाहिए। हमें विकास और लोकतंत्र को आधारभूत रूप से ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार से दलों को भी स्वार्थपरक, सत्तापरक राजनीति ना करके नैतिकता को ध्यान में रखकर राजनीति को करना होगा। इसी के साथ साथियों में इस वीडियो से विदाई चाहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।